शहर की उस गली में अक्सर सन्नाटा रहता था। सुबह 11 बजे के बाद कुछ स्कूटी और ऑटो रुकते, दोपहर में कोई हरकत नहीं, और फिर शाम 7 बजे के बाद अचानक वहां गाड़ियां लगने लगती। कुछ चेहरे झपकते हुए अंदर जाते, कुछ चेहरे डरे डरे लौटते। किसी को नहीं पता था कि वो बिल्डिंग असल में थी क्या। अगर आपको हमारी कहानियां दिल से छूती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमारी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। बिल्डिंग पर एक चमचमाता बोर्ड लगा था, रेस्ट रिलैक्स स्पा एंड थेरेपी क्लिनिक, 100% जेन्युइन आयुर्वेदिक उपचार। और नीचे एक और लाइन थी, महिला और पुरुष दोनों के लिए सेवा उपलब्ध। बिल्कुल ऐसा ही दिखता था जैसे हर शहर में छोटे छोटे कोनों में खुली मसाज पार्लर शॉप्स होती है, चुपचाप चलती है, बिना कोई शोर किए। लेकिन इस स्पा में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ ग्राहक नहीं, इंसानियत को नंगा कर रहा था। रोहित वर्मा एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। उम्र 34 साल, सामान्य सी जिंदगी थी। एक पत्नी थी रश्मि, एक बेटा था आरो, और ऊपर से देखो तो सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। रश्मि से उसकी शादी अब एक रूटीन बन चुकी थी। न कोई बातचीत, न कोई जोश। दोनों ऑफिस से आते, खाना खाते, टीवी देखते और फिर बिस्तर पर जाकर अपने अपने फोन में घुस जाते। रोहित ने कोशिश की, कई बार रोमांस जगाने की कोशिश की, लेकिन अब रश्मि ज्यादा थकी रहती थी, या शायद वो इंटरेस्ट खो चुकी थी। रोहित हर दिन तनाव में ऑफिस जाता, वहां बॉस का दबाव, टारगेट का बोझ और शाम को घर की बोरियत। वो टूट रहा था, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता था। एक दिन ऑफिस के गेट के बाहर एक लड़का पेम्फलेट बांट रहा था। सर, एक बार विजिट करिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, 50% डिस्काउंट है फर्स्ट विजिट पर। रोहित ने झिझकते हुए पेम्फलेट लिया। एक सुंदर सी मुस्कुराती लड़की की फोटो थी, जिसके हाथ में आयुर्वेदिक तेल था और नीचे लिखा था, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक्सपीरियंस हेवन इन 60 मिनट्स। उसने सोचा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये तो हेल्थ रिलैक्सेशन है, और फिर कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उसने नंबर सेव कर लिया। अगले रविवार दोपहर उसकी बीवी और बेटा मायके चले गए थे। रोहित ने बड़ी देर तक इधर उधर की चीजों में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उस पेम्फलेट पर अटका था। शाम के 6:30 बजे उसने कॉल किया। हेलो, क्या आज कोई स्लॉट मिल सकता है? वो लड़की बोली, जरूर सर, अभी 7 बजे का स्लॉट खाली है। आपका नाम? रोहित। ठीक है सर, हम आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर रहे हैं, बस यहां पहुंच जाइए। रोहित ने बिना कुछ ज्यादा सोचे अपनी गाड़ी उठाई और उस जगह पहुंच गया। एक पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन बाहर का एरिया नया सा पेंट हुआ था और एकदम सेफ लुक दिया गया था। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी, स्लेटी यूनिफॉर्म में, चेहरे पर हल्की सी स्माइल और आंखों में अजीब चमक। सर, रोहित जी? हाँ, प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए, सिर्फ बेसिक डिटेल्स है। रोहित ने नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और ईमेल भर दिया। सर, ये गाउन पहन लीजिए और ये रूम नंबर 3 है, अंदर जाकर लेट जाइए। हमारी थेरेपिस्ट 2 मिनट में आएंगी। कमरे में हल्का सा गुलाबी प्रकाश था। एक डिफ्यूजर से लवेंडर की खुशबू आ रही थी और धीमी म्यूजिक चल रही थी। बहुत ही आरामदेह माहौल। रोहित ने गाउन पहन लिया और टेबल पर लेट गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर आई, लंबी, गोरी, लगभग 26-27 की उम्र, बाल खुले हुए, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल आवाज। गुड इवनिंग सर, आई एम सोनिया, आर यू रेडी? यस, रोहित ने हकलाते हुए कहा। सोनिया ने ऑयल निकाला, उसके शरीर पर डालना शुरू किया और कंधों से लेकर पीठ तक मसाज शुरू किया। कुछ देर तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसका टच बदलने लगा। वो अब ज्यादा नजदीकी बढ़ा रही थी, और रोहित, जिसकी जिंदगी में नजदीकी कहीं नहीं थी, वो शांति से चुपचाप पड़ा रहा।
सोनिया अब उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, सर, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए क्या? यहीं से कहानी अब और गहराई में उतरती है। सोनिया की बात सुनकर रोहित का शरीर जैसे सुन्न हो गया। एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए क्या? ये शब्द किसी भी नॉर्मल स्पा में नहीं कहे जाते। रोहित ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से पूछा, मतलब? सोनिया मुस्कराई, मतलब वही जो आप सोच रहे हैं। पूरी प्राइवेसी है, नो कैमरा, नो रिकॉर्डिंग, बस थोड़ी टिप और मैं आपकी थकान पूरी तरह मिटा दूंगी। रोहित के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए बोला, कितना? 2000 एक्स्ट्रा। कैश चाहिए? गूगल पे कर दीजिए, मेरे नंबर पर। रोहित ने मोबाइल उठाया और ट्रांसफर कर दिया। अब सोनिया ने कमरे की बत्ती हल्की कर दी। उसके हाथों का टच अब थेरेपी से बहुत दूर जा चुका था। कमरा एकदम शांत था, लेकिन कहीं किसी कोने से एक क्लिक की हल्की सी आवाज आई, जो रोहित ने नहीं सुनी। करीब 15 मिनट बाद जब रोहित तैयार होकर बाहर आया, तो रिसेप्शन पर वही लड़की, नैना, बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था। सर, जरा रुकिए। क्यों? कुछ हुआ क्या? तभी 3 लोग अचानक पास आ गए, 2 पुरुष और एक महिला। एक ने रोहित को पकड़ लिया। क्या समझते हो खुद को? शरीफ आदमी हो? अभी हमने सब देखा। तुमने क्या क्या किया कमरे में? रोहित चौंका। क्या बकवास है ये? दूसरी लड़की ने मोबाइल निकाल लिया। देखिए ये वीडियो, सर, ये आपके गाउन के नीचे से रिकॉर्ड हुआ है। क्या अब भी कहोगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे? मोबाइल की स्क्रीन पर अश्लील फुटेज चल रही थी और उसमें रोहित का चेहरा साफ था। रोहित को काटो तो खून नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज, ये सब मत कीजिए। मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा है, मेरी नौकरी चली जाएगी। तीसरा आदमी बोला, तो फिर पैसे निकालो, अभी और इसी वक्त, वरना ये वीडियो तुम्हारी बीवी को, ऑफिस को और सोशल मीडिया पर चला जाएगा। सोच लो, अभी भी वक्त है। कितना? 1.5 लाख। अभी QR कोड स्कैन करो। रोहित रोने लगा। मेरे पास अभी सिर्फ 60,000 है। चलो 60 दे दो अभी, बाकी कल तक कर देना, वरना हम तुम्हारी बीवी के नंबर पर भेज देंगे। रोहित ने कांपते हाथों से ट्रांसफर किया। उसे एक ठंडी मुस्कान के साथ दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। उसकी जिंदगी उस रात के बाद बदल गई। घर पहुंचा तो बीवी रश्मि ने पूछा, कहाँ गए थे? बस, ऑफिस का दोस्त बीमार था। रात को सोते समय उसका शरीर तो पलंग पर था, लेकिन आत्मा जैसे किसी ने खींचकर कहीं और रख दी थी। सिर्फ रोहित ही नहीं, विक्रम, एक रेलवे इंजीनियर, प्रशांत, स्कूल टीचर, अरुण, एक पत्रकार, सभी इसी तरीके से फंसाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे होता था? कैसे बनाया गया था इतना बड़ा नेटवर्क? कौन थे वो लोग जो इस गिरोह को चला रहे थे? और क्या कोई है जो इस जाल को तोड़ने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था राजेश भाटिया। उम्र 42 साल, देखने में बिल्कुल आम इंसान, न ज्यादा स्मार्ट, न कोई खास दिखने वाला, लेकिन दिमाग शातिर इतना कि अच्छे अच्छे घाघ भी उसके सामने पानी भरते। राजेश पहले कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं पर उसे इंसानों की कमजोरी समझने का हुनर मिला था। लोग किस टोन में बोलते हैं, किस बात से डरते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, वो सब पहचानना उसे आता था। एक बार जब वो नौकरी से निकाला गया, तो उसने एक अनोखा बिजनेस आइडिया शुरू किया, लोगों की शर्म को बेचकर पैसे कमाना। राजेश ने सबसे पहले 2 लड़कियां हायर की, नैना और सोनिया। दोनों को उसने मुंहमांगी सैलरी ऑफर की। तुम्हें सिर्फ यह करना है कि जो भी आदमी आए, उसे स्पेशल सर्विस के लिए राजी करो, बाकी काम मेरा है। वो खुद कैमरे लगाता था, एकदम बारीकी से। छत में स्पाई कैमरा, दीवार में पिन कैमरा,
ड्रेसिंग के शीशे के पीछे एक थर्मल कैमरा जो शरीर के हीट सिग्नल पकड़ सके। इन कैमरों की लाइव फुटेज सीधे एक छोटे लैपटॉप में जाती थी जो रिसेप्शन के अंदर एक छुपी अलमारी में रखा होता। वो क्लाइंट्स को रिकॉर्ड करता, फिर डमी पुलिस या रिपोर्टर बनकर धमकी देता, तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, 24 घंटे में पैसे दो वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म। धीरे धीरे उसने अपनी टीम बढ़ा ली। 1. राजेश भाटिया मास्टरमाइंड। 2. नैना फ्रंट डेस्क, क्लाइंट हैंडलिंग, फोन कॉल्स। 3. सोनिया थेरेपी स्पेशलिस्ट जो क्लाइंट को फंसाती। 4. दिग्विजय वीडियो एडिटर जो वीडियो को एडिट करके अश्लील बनाता। 5. मृदुला शर्मा लॉ की डिग्री वाली लड़की जो डमी वकील बनती। 6. हरीश सिन्हा लोकल थाने का कांस्टेबल जो रेड का ड्रामा करता। 7. विशाल चौबे इंटरनेट कैफे वाला जो फर्जी नंबर और फर्जी ईमेल बनाता। और इस तरह एक पूरा ब्लैकमेलिंग नेटवर्क खड़ा हो गया था। एक दिन राजेश ने मीटिंग बुलाई। हमारे पास अब तक 137 लोगों के रिकॉर्ड हैं, वीडियो, नंबर, पहचान पत्र, सब कुछ। हम चाहें तो एक दिन में सबकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डर में रहें ताकि बार बार पैसा दें। नैना ने पूछा, सर किसी ने शिकायत की तो? राजेश हंस पड़ा, शिकायत करने से पहले वो खुद शर्म से मर जाएंगे, और अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो हमारे पास उनके वीडियो है, वायरल कर देंगे। सभी ठहाके मारकर हंसे, लेकिन उन्हें क्या पता था एक शख्स ऐसा भी आने वाला है जो न डरने वाला था और नहीं बिकने वाला। क्या आप जानना चाहेंगे उस शख्स के बारे में? ध्रुव त्रिपाठी, उम्र 36 साल, शांत चेहरा, साफ नजरिया और अंदर तक घुसा हुआ धैर्य। दिखने में आम लोगों जैसा ही था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बाकियों के पास नहीं था, अनुभव और सिस्टम की समझ। ध्रुव पहले सीबीआई के साइबर सेल में काम कर चुका था, फिर नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म खोल ली थी। उसका काम था ब्लैकमेलिंग, फिशिंग, हनी ट्रैप और डेटा हैकिंग से लोगों को बचाना। एक दिन उसके पास एक केस आया। एक व्यापारी का बेटा जो स्पा में ब्लैकमेल हुआ था, अब आत्महत्या करने की कगार पर था। उसके पास लड़की की तस्वीरें थी, क्यूआर कोड, एक फोन नंबर और उस स्पा का नाम। ध्रुव ने चुपचाप कहा, अब मैं खुद वहां जाऊंगा। रविवार शाम 6:42 ध्रुव क्लाइंट नगर स्पा पहुंचा। कंधों में थकान का अभिनय, आंखों में झिझक और चेहरे पर वही शराफत जो उस जाल में फंसने के लिए काफी थी। रिसेप्शन पर वही चेहरा मिला, नैना। हेलो सर, वेलकम टू रेस्ट रिलैक्स स्पा। थैंक यू, मैं थोड़ा तनाव में हूं, सुना है आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। नैना मुस्कुराई, डोंट वरी, आज आप आराम से मुस्कुराते हुए जाएंगे। ध्रुव को रूम नंबर 2 दिया गया। डिस्पोजेबल गाउन, म्यूजिक, वही तेल, वही माहौल। अंदर आई सोनिया, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बात शुरू की और कुछ ही मिनटों बाद वही लाइन दोहराई, सर एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए? ध्रुव ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन इस बार शिकार कौन था और शिकारी कौन, कोई समझ नहीं पाया। ध्रुव ने भीतर से अपने गाउन में एक नैनो कैमरा फिट किया था जो उसने खुद डिजाइन किया था। साथ ही अपने फोन में सिग्नल ट्रेसर ऐप चालू कर रखा था, जिससे वो हर कमरे से निकलने वाले डेटा को कैप्चर कर सकता था। जैसे ही सोनिया करीब होने लगी, ध्रुव के मोबाइल में अलर्ट आया, कैमरा डिटेक्टेड, मिरर एज, थर्मल टाइप, एक्टिव ट्रांसमिशन। वो समझ गया ये पूरा कमरा एक डिजिटल जाल है। अब उसका मिशन चालू हो चुका था। 15 मिनट बाद वही हुआ, 3 लोग कमरे में घुसे। क्या कर रहे थे सर? क्या सोच के आए थे यहां? अब पुलिस बुलाएं या खुद ही पैसे ट्रांसफर करेंगे? ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। क्यूआर स्कैन करो, 2 लाख अभी के अभी। और फिर अचानक ध्रुव बोला, क्यूआर कोड हटाओ, मेरा अपना क्यूआर है। सामने वालों को कुछ समझ नहीं आया।
तभी ध्रुव ने जैकेट की जेब से एक कार्ड निकाला और उनकी आंखों के सामने रख दिया। ध्रुव त्रिपाठी, साइबर स्पेशलिस्ट, सीबीआई कंसल्टेंट। तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तुम लोग अब तक 137 लोगों को फंसा चुके हो। हर कमरे में कैमरा है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, क्यूआर कोड लिंक सरकारी केवाईसी से नहीं जुड़ा, और जो लड़की एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है उसके बैंक में हर हफ्ते 4 से 5 लाख आ रहे हैं। ध्रुव ने फोन निकाला और कॉल किया। टीम अलर्ट, टारगेट कंफर्म, बिल्डिंग लॉक कर दो। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को सीबीआई और लोकल पुलिस ने घेर लिया। राजेश भाटिया, नैना, सोनिया, विशाल, हरीश, मृदुला सब एक एक करके धर लिए गए। राजेश चिल्ला रहा था, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास किसी का भी चेहरा नहीं है, कोई शिकायत नहीं करेगा। ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस बार तुम्हारे हर क्लाइंट की शिकायत मैं खुद बनूंगा और तुम्हारे हर कैमरे का डेटा अदालत में पेश होगा। राजेश और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्रुव ने हर सबूत, हर रिकॉर्ड और हर ट्रांजैक्शन कोर्ट में पेश किया। सीबीआई और साइबर क्राइम यूनिट ने इस केस को राष्ट्रीय स्तर पर हाई प्रोफाइल केस घोषित किया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी, स्पा की आड़ में सेक्स ट्रैप और ब्लैकमेलिंग। हाई प्रोफाइल पुरुष फंसे नौकरी, परिवार और इस दाव पर। ब्लैकमेलर महिला नहीं, मास्टरमाइंड पुरुष निकला। इन खबरों के साथ छपी कुछ ब्लर की गई तस्वीरें जिनमें फंसे हुए क्लाइंट्स के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे, पर शक की निगाहें बहुत तेज होती है। राहुल मेहता, एक स्कूल प्रिंसिपल जो इस रैकेट का शिकार हुए थे, उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ अफवाहों की वजह से। प्रशांत, एक बैंक अधिकारी, पारिवारिक समारोह में जाना बंद कर चुके थे। लोग उन्हें ऐसे घूरते जैसे वो कोई अपराधी हों। यहां तक कि जिनकी वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो भी डर से घर बदल चुके थे। ध्रुव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। देश के हर पुरुष को दोषी मान लेना आसान है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसे सिस्टम का शिकार वो भी हो सकते हैं जो सिर्फ मानसिक शांति की तलाश में थे? मीडिया से पूछा, आपने कभी ये क्यों नहीं लिखा कि ये रैकेट कितनी मानसिक बीमारी फैला रहा था? कितने लोगों ने आत्महत्या की? कितने बच्चों के बाप डर के मारे चुप रहे? ध्रुव ने अब एक मिशन शुरू किया, साइबर न्याय, जिसमें वो ब्लैकमेलिंग के हर केस को गोपनीय तरीके से हैंडल करता, लोगों की पहचान छुपाकर उन्हें न्याय दिलवाता। धीरे धीरे समाज में चर्चा होने लगी, क्या वाकई हर ग्राहक गुनहगार होता है? अगर कोई स्पा में गया तो क्या वो अपराधी है? गलती एक पल की थी, लेकिन सजा पूरी जिंदगी की क्यों? और तब सामने आई एक महिला, नाम था शिवानी तनेजा, जो कभी खुद इस गिरोह में शामिल थी, लेकिन फिर वहां से भाग निकली थी। उसने कोर्ट में गवाही दी। हर लड़की वहां मजबूरी में थी। कईयों के घरवाले बीमार थे। राजेश जैसे लोग उन्हें पैसे और धमकी के बीच फंसाकर यूज करते थे। उसकी गवाही ने पूरा केस पलट दिया। राजेश और उसके साथियों को 14 साल की जेल, सोनिया और नैना को रिहैब के आदेश, और सभी पीड़ितों को कानूनी संरक्षण और गुमनाम पहचान मिली। अब आप सोच रहे होंगे, क्या जो लोग फंसे थे वो कभी नॉर्मल जिंदगी में लौट पाए? क्या समाज वाकई माफ करता है? और क्या ऐसे गिरोह अब भी किसी और शहर में चल रहे हैं? तो चलिए, अब सवाल आपसे, अगर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो जाए, क्या आप उसे दोषी मानेंगे या पीड़ित? क्या इंसान की एक गलती इतनी बड़ी होती है कि उसका पूरा जीवन मिटा दिया जाए? और सबसे जरूरी, क्या आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? आपका जवाब बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर, आपके ही मोहल्ले से शुरू हो।